Hello, welcome to B Snake from Learn. Welcome back. आइए हम नेक्स्ट पेपर टेट और सी टेट का सॉल्व करते हैं। जी आई होप आप लोग सारे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बिना टाइम वेस्ट किए केवल क्वेश्चन पे बात करते हैं। जितने भी टॉपिक होंगे क्वेश्चन से रिलेटेड वो सब पढ़ाए जाएंगे। अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस टाइप करना और ये सब चीजें इतनी प्रॉपर नहीं हो पाएंगी। बस ये है कि रिवाइज एक तरीके का होगा, केवल आपको सुनना है वीडियो, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आपने जो जो पढ़ा है वो आपको पूरी तरह से समझ में आया है कि नहीं आया है। वो चीजें आपको क्लियर होंगी, तो इसको देखते रहिएगा वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के बारे में चिंतित है। एक प्रश्न पत्र रेडी किया गया है। तो जैसे कि मान लीजिए हम लोग जब पढ़ते हैं तो फर्स्ट लेसन से 10 लेसन तक हम लोगों ने पढ़ा। तो जितने भी उसमें टॉपिक हुए, फर्स्ट से 10 के बीच में जितने भी आपके टॉपिक हुए उनमें क्या हुआ कि जो भी टॉपिक है उनसे रिलेटेड एक प्रश्न पत्र रेडी किया गया। ये क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि फर्स्ट लेसन से 10 लेसन तक के चैप्टर हम लोगों ने पढ़े, फिर उनके बीच के जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड एक प्रश्न पत्र तैयार किया गया। और वो प्रश्न पत्र में वो सारा प्रश्न, जितने प्रश्न उससे इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको उन 10 चैप्टर से नॉलेज दे सकते हैं, आपका नॉलेज असेसमेंट किया जा सकता है, क्या वो प्रश्न परीक्षण के बारे में ही चिंतित हो रहे हैं, उसी प्रश्न पत्र के ही बारे में चिंतित हो रहे हैं कि क्या उसमें वैधता है, क्या संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल कर रहा है, प्रश्नों के प्रकार हैं या विश्वसनीयता है। तो प्रश्नों के प्रकार हैं, ये तो ऑप्शन बनता ही नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट ही हो गया। वैलिड है, कोई असेसमेंट की तो बात कर नहीं रहा है, इवेल्युएशन की बात तो कर नहीं रहा है, तो ये वैधता और विशेषता वहीं पे खत्म हो रही है। सिर्फ बात कर रहा है कि क्या प्रश्न पत्र में वो सारे प्रश्न शामिल किए गए हैं कि नहीं। तो संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्योंकि एक हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं रेमाउंट, नाम याद रखिएगा, एक साइकोलॉजिस्ट है रेमाउंट। रेमाउंट रेमाउंट के अनुसार अच्छे प्रश्न पत्र निर्माण की तकनीक को जानना एक शिक्षक का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। एक अच्छे प्रश्न पत्र की निर्माण की तकनीक को जानना, अच्छे प्रश्न पत्र की अच्छे प्रश्न पत्र की निर्माण निर्माण की तकनीक को जानना, मतलब एक अच्छा प्रश्न पत्र जो बनाया जाएगा उसकी टेक्निक क्या होगी उसको जानना शिक्षक का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। ये किसका उद्देश्य होता है? टीचर का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। ये लाइन इसलिए लिखी है मैंने ताकि कभी कभी लाइंस भी लिख देते हैं और पूछ देते हैं किसके द्वारा लाइन लिखी गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है, रेमाउंट के द्वारा लिखी गई है। ये रेमाउंट ने जानकारी दी है। ये कुछ एडिशनल जानकारी है, एडिशनल नॉलेज है जो हम आपको देते रहेंगे क्वेश्चन से क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है। आई होप आपने सब लिख लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, फर्स्ट। सेकंड, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कणा नहीं करनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र क्या है, उससे रिलेटेड इनमें से कौन से ऑप्शन इससे रिलेट हो रहे हैं ये बताना है आपको। एक शिक्षक हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, ये ऑप्शन एलिमिनेट होता है। स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं ये इरिलेवेंट है, ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इसका, शिक्षार्थियों के अनुभव
और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, ये विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र में कहा गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए बताया गया है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र क्या होती है? मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की एक मानसिक क्रिया होती है। क्या होती है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र? मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया। ये विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र है। चलिए आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्यालय आधारित आकलन, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आकलन बहुत किफायती होना चाहिए। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है। अब हमको बताना है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर होता है। हमको क्या बताना है कि विद्यालय आधारित ये जो आकलन है ये मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, अब पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। आकलन बहुत ही किफायती होना चाहिए, ये तो नहीं मतलब है। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, ये कुछ लग रहा है। आगे और भी देख लेते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, नहीं। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है, ये भी ऑप्शन से ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होता है, थर्ड का सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। शिक्षार्थी क्या प्रदर्शित करते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता। अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता जो है वो शिक्षार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं अगर, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब हर बच्चा एक समान तो होगा नहीं, तो जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसपे शिक्षक को क्या करना चाहिए? कठोर, पहले तो एलिमिनेट कर लेते हैं। अधिगम एक समान गति पर बल देना चाहिए, नहीं। कठोर अनुशासन, नहीं। परीक्षाओं की संख्या, नहीं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में इनमें से किस कारक पर बल देते हैं? सामाजिक, आनुवंशिक, शारीरिक या नैतिक? कौन सा सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया हुआ है? वाइगोत्स्की ने आनुवांशिक, शारीरिक तो नहीं दिया, एलिमिनेट हो गया। नैतिक भी नहीं दिया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया हुआ है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सामाजिक कारण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके अनुसार करके सीखना निष्क्रिय रूप से सीखने की अपेक्षा, करके सीखना या निष्क्रिय रूप से सीखने की अपेक्षा व्यवहारिक तथा रचनात्मक ढंग से सीखना अधिक उपयुक्त है। व्यवहारिक तथा रचनात्मक ढंग से सीखना अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। इसका ऑप्शन ने बता दिया, फर्स्ट करेक्ट है। फिफ्थ का सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्य कार्यों पूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह किससे प्रभावित है? विभिन्न अधिगम शैलियों की बात हो रही है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, या वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। विभिन्न अधिगम शैलियां इनमें से किसमें आती हैं? वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत में, पियाजे के उसमें नहीं आती। विभिन्न अधिगम शैलियां जो आती है वो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है,
उसमें उसमें जो है विविध प्रकार की जो अधिगम शैलियां हैं उनका समावेश होता है। किसमें? गार्डनर के गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत में किसका प्रयोग होता है? अधिगम, विभिन्न अधिगम शैली का। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। पहली बात तो अब यही याद रखिए कि हावर्ड गार्डनर ने क्या दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। आइए इनको इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्या बोला है। यहाँ अब ये स्पेस है ना, इस पे लिख के आपको बताते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हावर्ड गार्डनर ने क्या बोला है? हावर्ड गार्डनर ने विभिन्न अधिगम शैली का अधिगम था, उसमें विभिन्न अधिगम शैली के बारे में पूछा था ना, उसमें विभिन्न अधिगम शैली के बारे में बताया था। आ जाते हैं हम इस पे। हावर्ड गार्डनर ने, ये पढ़ा होगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा सुन के। हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि को 7 प्रकार में बताया। कितने प्रकार में बताया हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि को? 7 प्रकार में। हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि को 7 प्रकार में बताया। यानी अगर 7 प्रकार हैं तो ये अधिगम की विभिन्न शैलियां हो गई। विभिन्न शैलियां हो गई, अलग अलग तरीके की अधिगम की विभिन्न शैलियां हो गई। ये भी शब्द में हम कह सकते हैं कि अधिगम की विभिन्न शैली भी इसको बोल सकते हैं। इसको अधिगम की विभिन्न शैली भी बोल सकते हैं इसको, हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत को। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब कौन कौन से 7 सिद्धांत है ये भी हमें देखना पड़ेगा। एक पहला आता है लिंग्विस्टिक। पहला आता है लिंग्विस्टिक, जो अच्छा बोल सकता है। लिंग्विस्टिक मतलब जो अच्छा बोल सकता है, उसमें लिंग्विस्टिक आते हैं। जैसे स्पीच, स्पीच क्या हुआ? लिंग्विस्टिक में हुआ, जो अच्छा बोल सकता हो। इनके अंडर में एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे? पॉलिटिशियन। जो पॉलिटिशियन बनते हैं ना, वो लिंग्विस्टिक होते हैं। कौन क्या होते हैं? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, काइनेटिक किसमें आते हैं। तो ये हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत पर बेस्ड है। तो ये पॉलिटिशियन आते हैं इनके अंडर में। अब सेकंड आता है हमारा लॉजिकल। सेकंड क्या आता है? लॉजिकल। पहली हो गई लिंग्विस्टिक, सेकंड हो गई लॉजिकल। लॉजिकल होता है चीजों को सोचने की क्षमता। चीजों को सोचने की क्षमता, ये हो गया चीजों को सोचने की क्षमता। यानी कि एग्जाम्पल में मैथमेटिकल, एग्जाम्पल में क्या होगा? मैथमेटिकल। मैथमेटिकल क्या होती है? लॉजिकल बेस्ड होती है। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट में समझा रहे हैं जिससे कि आप ना एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाए कि लिंग्विस्टिक क्या होता है? जो बोल सकता है। लॉजिकल क्या होता है? जो चीजों को, जिसमें सोचने की क्षमता होती है, यानी मैथमेटिकल। लॉजिकल पर बेस्ड, लॉजिक पर बेस्ड होती है ना मैथमेटिकल, इसलिए। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, बॉडी कैनेस्थेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी काइनेस्थेटिक, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अरे सही समझ में आ रहा है क्या? लाइए और अच्छे से लिख देते हैं। ये है थर्ड, बॉडी कैनेस्थेटिक। ठीक है, ये थर्ड हो गया। इसमें क्या होता है? सर्जन। इसका एग्जांपल क्या है? सर्जन। इसमें किसका आता है समावेश? सर्जन। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि कौन इसमें अंतर्गत आता है। सर्जन, चीजों को अच्छे से होल्ड करना। बॉडी कैनेस्थेटिक मीन्स होता है चीजों को अच्छे से होल्ड करना। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। कौन सी बुद्धि का सिद्धांत दिया? अब 7 प्रकार की बताई है बुद्धियां, तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। एक दिन हम अच्छे से लिख के, जो शॉर्ट में आता है ना, किसने कौन सा सिद्धांत दिया, किसने कब ये सिद्धांत दिया, वो भी एक दिन लिख करके आपको बता देंगे, जिससे कि आपका रिवाइज हो जाएगा प्रॉपर। नेक्स्ट आता है फोर्थ, जो बुद्धि है वो है म्यूजिकल। म्यूजिकल रिदमिक, म्यूजिकल रिदमिक फोर्थ है। म्यूजिक के लिए रिदमिकल टैलेंट होता है। किसके लिए टैलेंट होता है? म्यूजिक के लिए टैलेंट होता है। म्यूजिक के लिए टैलेंट होता है, यानी रिदम को समझने का टैलेंट होता है। फिफ्थ हमारी आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, एक ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अभी ये जो पढ़ाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरपर्सनल, और नेक्स्ट आता है इंट्रापर्सनल। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रापर्सनल। तो इंटरपर्सनल क्या होता है? ये वर्ड का मतलब बहुत समझ लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरपर्सनल क्या होता है? इंटरपर्सनल होता है दूसरों की खुशी या दुख को समझना। दूसरों की खुशी या दुख को समझना इंटरपर्सनल हो गया। यानी इंटर मतलब अंदर, यानी अंदर, इंटर से, क्योंकि इंटर और इंट्रा में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ता है अपने आप को समझ
विकसित करने के लिए, अपनी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इंटर मतलब अपने अंदर का, ये कॉन्सेप्ट आप बना लेंगे ना तो माइंड में आपके फीड हो जाएगा। इंटर मतलब अपने अंदर की फीलिंग, यानी दूसरों की सुख दुख को समझना, इंटरपर्सनल आता है। लाइक एग्जांपल हो गया थेरेपिस्ट, एग्जांपल हो गया थेरेपिस्ट, काउंसलर, काउंसलर इसी के अंतर्गत आता है, काउंसलर हो गया। नेक्स्ट आता है 6 हो गया इंट्रापर्सनल, 6 क्या हो गया, इंट्रापर्सनल। ये 7 तरीके के जो है बुद्धियां हार्वर्ड गार्डनर, एक इंटरपर्सनल हो गया, एक इंट्रापर्सनल, अपने आप को पहचानना। इंट्रापर्सनल क्या होता है, अपने आप को पहचानना। इंट्रापर्सनल हो गया अपने आप को पहचानना, अपने आप को पहचानना। इंटर हो गया दूसरों की खुशी दुख को देखना, और इंट्रा हो गया अपने आप को पहचानना, अपने आप को पहचानना, अपनी कमियों को देखना, अपनी अच्छाइयों को देखना, अपनी बुराइयों को सुधारना, अपनी कमियों को सुधारना। ये सब चीजें किसमें आ गई, अपने आप को इम्प्रूव करना और अपने आप की गलतियों को इम्प्रूव करना और सुधारना, इंट्रापर्सनल में आ गया। और इंटरपर्सनल में क्या आ गया, दूसरों के लिए सोचना। इंटर मतलब दूसरों के लिए सोचना, ठीक है। अब एक आखिरी लास्ट हमारी जो बचती है वो है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, लास्ट हमारी है विजुअल। लास्ट हमारी क्या होगी, विजुअल। विजुअल होती है, विजुअल या पार्टिकल भी कभी कभी आ जाता है लिख के, स्थानिक, स्थानिक बुद्धि, इसको क्या बोलते हैं, स्थानिक बुद्धि। ये बहुत आ जाती है क्वेश्चन में, जिसमें आपको क्या होता है, आप खाली जगह को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, डिस्टेंस दूरी खाली जगह को आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारी 7 तरीके की बुद्धि हो गई। पहली हो गई लिंग्विस्टिक, दूसरी लॉजिकल, तीसरी हो गई बॉडी काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल रिदमिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और विजुअल स्पैटिकल, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने फिर से अपने क्वेश्चन पेपर में, कौन से क्वेश्चन में थे हम लोग, 6 क्वेश्चन में। तो ये विभिन्न अधिगम शैली को संतुष्ट करने के लिए सिद्धांत गार्डनर ने दिया। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन पे आते हैं। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। किस उपागम के सिद्धांत पर आधारित है, ये कह रहा है सक्रिय भागीदारिता, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनना। नेक्स्ट है सीखने की तत्परता। तो इनमें से कौन सा उपागम जो है वो जरूरी होता है, बताइए। 7 क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा, बहुत पढ़ाई लिखाई की है ना, अब इसका आंसर बताइए क्या होगा, फिर हम बताते हैं क्या सही होगा। अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर एक शिक्षिका नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं या सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्या करती है, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये उपागम किस चीज पर बल देता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन का, सक्रिय भागीदारिता का। किसका उदाहरण है, एक्टिव पार्टिसिपेशन का, राइट। नेक्स्ट आते हैं 8 क्वेश्चन में। निम्न में कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, ये पूछा है। विषय वस्तु में प्रवीणता, विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसार उपलब्धता, और विषय वस्तु या अधिगम की प्रकृति। इसमें क्या होगा ऑप्शन, ये बताना है आपको। विषय वस्तु में प्रवीणता होनी चाहिए शिक्षक में, तभी तो शिक्षक उस विषय को पढ़ा पाएगा, उस विषय को कर पाएगा। शिक्षक से संबंधित अधिगम क्या होगा, सबसे इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है विषय वस्तु की में प्रवीणता। नेक्स्ट आते हैं 9 क्वेश्चन में। राज्य स्तर की एक एकल गान प्रतियोगिता, ये क्या है, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को समय एक विद्यालय क्या करता है, अली इसमें जो दिख नहीं रहा है ना वो हम आपको बोल देते हैं, इससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता, एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय
एक विद्यालय लड़कियों को क्या करता है, वरीयता देता है, लड़कियों को वरीयता देता है। ये क्या दर्शाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह, वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रयोजनात्मक उपागम या प्रगतिशील चिंतन। ये कहलाता है लैंगिक पूर्वाग्रह। क्या कहलाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10th क्वेश्चन, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। इनमें से कौन सी सबसे प्रभावी पद्धति है इसको पढ़ाने के लिए, संकल्पना को पढ़ाने के लिए, बीजों के अंकुरण संकल्पना को पढ़ाने के लिए? विस्तृत व्याख्या कर देना, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्याम पट पर चित्र से वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र को दिखाना। क्या जरूरी है? श्याम पट पर वर्णन करना। ये चित्र दिखाकर भी नहीं होता है, विस्तृत व्याख्या करके भी नहीं होता है, जब तक आप एक्टिव पार्टिसिपेशन ना कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण का अवलोकन करना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, जब बच्चा फेल होता है तो उसका तात्पर्य है कि क्या हुआ? तो उसका तात्पर्य है कि बच्चा फेल होता है तो उसका तात्पर्य क्या होता है? बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। या नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन, बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया है, सही तरीके से नहीं किया है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेना, या व्यवस्था फेल हुई है। सिस्टम फेल होता है, अगर बच्चा फेल हो जाता है तो कहा जाता है कि सिस्टम फेल हो गया, व्यवस्थाएं फेल हो गई। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, या अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। रटने वाला तो गलत है, अग्र शिक्षण भी नहीं होगा। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि शिक्षण 4 चरणों वाली एक प्रक्रिया होती है। शिक्षण में क्या होता है ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, शिक्षण में कौन सी प्रक्रिया होती है? 4 ऑप्शन दे देगा। एक वो प्रक्रिया होगी जो शिक्षण की प्रक्रिया में नहीं शामिल होगी। तो शिक्षण की प्रक्रिया में 4 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। शिक्षण की प्रक्रिया में 4 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 है योजना शिक्षण की प्रक्रिया है। नंबर 2 है निर्देशन। नंबर 2 क्या है? निर्देशन। पहला हो गया प्लानिंग, दूसरा हो गया इंस्ट्रक्शन, थर्ड हो गया मापन या मूल्यांकन, जो भी कह लो। मापन, एक हो गया मापन, फोर्थ हो गया मूल्यांकन। ये 4 शिक्षण की प्रक्रिया होती हैं, प्लानिंग, इंस्ट्रक्शन, मेजरमेंट, इवेल्युएशन। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन पे 30 क्वेश्चन कराने हैं। आइए, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। समावेशी शिक्षा क्या होती है? हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव बनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, या तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। समावेशी शिक्षा किससे संबंधित है? कौन कौन से दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया नहीं, तथ्यों की शिक्षा ये भी नहीं लग रहा, हाशिए पर स्थित वर्गों में नहीं, कक्षा में विविधता का उत्सव बनाती है, ये कुछ सही लग रहा है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे होते हैं, पहले तो यही समझो। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वे होते हैं जो पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं।
पहले तो यही समझो। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं और क्या होता है इनमें, तथा ये प्रायः संक्षिप्त उत्तर के रूप में प्रायः पूछे जाते हैं। संक्षिप्त उत्तर के रूप में प्रायः पूछे जाते हैं, संक्षिप्त उत्तर के रूप में प्रायः पूछे जाते हैं। तो इसमें कौन सा निबंधात्मक प्रश्न, अब जब संक्षिप्त है तो निबंधात्मक आएगा नहीं, लघुत्तरात्मक भी नहीं आएगा, मुक्त भी नहीं आएगा। सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन जो होंगे बिल्कुल संक्षिप्त होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसी का आंसर होगा। नेक्स्ट आता है 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर केवल आधारित है, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। प्रगतिशील शिक्षा की कौन सी विशेषताएं हैं? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता होती है, क्योंकि यह शिक्षा यह बताती है कि शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। शिक्षा क्या है? ना कि बालक शिक्षा के लिए। शिक्षा किसके लिए? बालक के लिए, ना कि बालक जो है वो शिक्षा के लिए है। ठीक है। यह शिक्षा का एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जिसमें शिक्षार्थियों को सामाजिक विकास प्राप्त करने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट आते हैं 16 क्वेश्चन में। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित होती है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार, ये तो नहीं होती है। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। अनुकरण और स्मृति और मानसिक निरूपण इसका आंसर होगा, क्योंकि इमिटेशन जो होता है वो 0 से 2 वर्ष की ही अवस्था में आता है, और इंद्रिय गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष के ही बीच में होती है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गया ना आप लोगों को? नेक्स्ट 17 क्वेश्चन में आते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे? कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। कैसे कर सकता है? कैसे व्यवहार किया जाए उस पर कठोर निर्देश, तो निगेटिव आंसर लग रहा है। व्यवहार के स्पष्ट नियम समझा कर तो हो ही नहीं सकता, धार्मिक शिक्षा हो ही नहीं सकती, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नेक्स्ट आता है 18 क्वेश्चन। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। या ऑप्शन क्या कह रहा है? वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। नेक्स्ट आता है 19। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, प्रवेश परीक्षा तो एलिमिनेट हो गया, सहयोगी सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ, नहीं, ये भी नहीं है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है 20 क्वेश्चन। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं? शिक्षार्थियों की त्रुटियां यानी गलतियां, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर, वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता पर, नेक्स्ट है सीखने की अनुपस्थिति पर। कैसे सीखते हैं बच्चे? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता से
त्रुटियों की ओर संकेत करती है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ये क्वेश्चन जरूर आता है। वैज्ञानिक पद्धति के चरण कौन कौन से होते हैं? समस्या के प्रति जागरूकता, ये पहला चरण होता है। समस्या के प्रति जागरूकता ये पहला चरण होता है वैज्ञानिक पद्धति का, जो कि तार्किक चिंतन जिसमें की निहित होता है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो केवल मानव व्यक्तित्व जो होता है उसमें आनुवंशिकता भी आती है और वातावरण भी आता है, दोनों की अंतःक्रिया पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट आता है 23 क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चों की विकास दर भिन्न होती है, वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। और ऑप्शन देख लेते हैं इसके। अरे बाप रे, तो बहुत ही कट गया है। हम्म, पहले इसके आगे ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी क्वेश्चन। अच्छा जूम है क्या? हम्म, जस्ट अ मिनट। तभी 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 ये हो रहा है। आ गया आ गया आ गया। वही हम भी कह रहे हैं, आइए। क्या कह रहा है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ही बताया गया है, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये पूछा गया है। क्या? ताकि बच्चे की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, इसलिए जरूरी है। 24 क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के क्षेत्र से है? आपको बताना है 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? व्यवसायिक है, अनुभविक है, भावात्मक है या आध्यात्मिक है? कौन सा क्षेत्र है? ये डोमेन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये डोमेन की बात कर रहा है। अनुभाविक जो है तरीका, वो सीखने का क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि अनुभव के द्वारा ही हमारे मौलिक व्यवहारों में परिवर्तन होता है। 25 क्वेश्चन में आते हैं, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो ये इस बात का संकेत है कि बच्चे को क्या किया गया है? अनुशासित करने की जरूरत है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। क्यों उबने लगता है बच्चा कार्य करते हुए? संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। नेक्स्ट आता है 26 क्वेश्चन, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण तात्पर्य है। क्यों तात्पर्य है सामाजिकरण? सामाजिक मानदंडों का सदैव सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। कौन सा ऑप्शन सही है शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण को रखते हुए? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन रखना।
सामाजिकरण का तात्पर्य है। सामाजिकरण हमेशा अनुकूलन और सामंजस्यता मांगता है, इसलिए ध्यान रखिए कि सामाजिकरण में अनुकूलन और समायोजन होना चाहिए। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? 27 क्वेश्चन, कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होना चाहिए, विकास हमेशा रेखी होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। इनमें सब में नहीं लगाए तो ये क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि ये सारे सही होते हैं। विकास हमेशा रेखी होता है, विकास हमेशा रेखी होता है, ये भी सही नहीं। सेकंड ऑप्शन सही है। विकास दर सबका समान नहीं होता है। देखिए बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। विकास दर का सिद्धांत कौन सा है? सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं, अंतः संबंधित है, तो ये गलत हो गया। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये सही है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। रेखी होता है, नहीं, हमेशा रेखी नहीं, हमेशा रेखी नहीं होता, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इसलिए भी गलत है। विकास दर सबकी समान नहीं होती, इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा। 28 क्वेश्चन पे आते हैं। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव विकास को किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, ये बताना है आपको। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? मानव विकास को मनोवैज्ञानिक, ध्यान रखिएगा, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक में ही बांटा जाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 29 क्वेश्चन में। एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। ये उपागम किस पर आधारित है? मतलब एक फल सब्जियों के कुछ चित्र का प्रयोग कर रही है और अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ें, तो ये किस पर आधारित है? ज्ञान के निर्माण पर, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर, पुनर्बलन पर, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर? ज्ञान के निर्माण पर। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, ये किस कारण से होता है? योग दुश्चिंता के कारण से, सामाजिक दुश्चिंता से, संवेगात्मक दुश्चिंता से, अजनबी दुश्चिंता से? संवेगात्मक दुश्चिंता से, क्योंकि वो संवेग है, रोना एक तरीके का क्या है? संवेग है, इसलिए संवेगात्मक दुश्चिंता से ये होता है। इस तरीके से 30 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। इनको पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, क्या करना है। चलिए, थैंक यू सो मच।